हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम MHI 108 यानी कि इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर का जो आपका पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे। जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे आपके आंसर्स एंड क्वेश्चंस। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी MHI 108 की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हो और उस लिंक पे आपको सारी की सारी जो हमारी प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक मिल जाते हैं। ओके, उसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरी लाइव क्लासेस के साथ जो अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक फाइनल मैराथन सेशन आप सभी के लिए लेकर आऊं। तो लाइव क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का लिंक, आप उसको देख सकते हैं और जब भी क्लास आएगी तो वहां पर ही आएगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। फिर अब देखो जो आपके ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि इससे पहले 6 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको अपने MA हिस्ट्री के लिए नोट्स या गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो आप मेरी स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स टीम को व्हाट्सएप करके अपने लिए नोट्स और गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल पेमेंट्स में आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? What are the patterns of development of nomadic states in desert and grassland discussed with examples? जितने भी आपके nomadic states डेवलप हुए थे, ठीक है, वो उनके घुमंतु राज्य जिसे कहते हैं उनके विकास के स्वरूप क्या है मरुस्थल और घास भूमियों के अंदर, जो स्पेसिफिकली बात की जा रही है। ठीक है, तो 2 जगह की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है आपके डेजर्ट्स की और दूसरी आपकी बात हो रही है ग्रासलैंड्स की। और यहाँ पे कौन कौन से हमें नोमैडिक जो स्टेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। सो नोमैडिक स्टेट्स क्या होते हैं? सो गाइस, नोमैडिक स्टेट refers to the political organizations formed by pastoral and mobile communities that moved from one place to another in search of water and grazing land। तो मोबाइल कम्युनिटीज कौन सी कम्युनिटीज होती हैं? जो एक जगह पे नहीं रहते, ठीक है, गतिशील जो हमारे समुदाय होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो राजनीतिक संगठन यानी कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें नोमैडिक स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, जो आपके पशुपालक वगैरह हैं वो जल और चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सो दीज स्टेट्स मेनली डेवलप इन डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज डिफिकल्ट। तो क्योंकि ये लोग एक जगह सेटल होके नहीं रहते हैं तो मेनली हमें ये लोग कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? ग्रासलैंड्स में, और डेजर्ट्स में हमें इनका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। ओके, सो ये राज्य मुख्यतः मरुस्थलों और घास भूमियों में विकसित हुए जहां स्थायी कृषि करना कठिन था। इसके बाद जो डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स होते हैं गाइस, वो एक प्रकार की आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को। कैसे? तो देखो, मरुस्थल और घास भूमियां पशुपालक घुमंतु जीवन के लिए उपयुक्त थी क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि संसाधन सीमित थे लेकिन चरागाह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। जो कृषि संसाधन थे वो क्या थे गाइस? लिमिटेड हुआ करते थे, लेकिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट इन्हें होती है जिसे हम कहते हैं चरागाह, ठीक है, ग्रेजिंग लैंड जो होता है जानवरों को चराने के लिए, वो हमें काफी मात्रा में देखने के लिए वहां पे मिल जाता था। सो nomadic communities gradually organize themselves into the tribes और confederacies and eventually पावरफुल स्टेट्स वो बन जाते हैं। तो जनजाति संघ वगैरह वो अपने बना लेते हैं। सो कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है कि इनकी शुरुआत कैसे होती है? तो क्योंकि ये लोग ग्रेजिंग लैंड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसी वजह से इन्हें डेजर्ट और ग्रासलैंड में आइडियल कंडीशन मिल जाती है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे वहां पर ही ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। अब हम इनके डेवलपमेंट का पैटर्न समझेंगे कि कौन कौन से बेसिस पे इनका वहां पे डेवलपमेंट होता है।
ओके, सो डेवलपमेंट होता है थ्रू पेस्टोरल इकोनॉमी, यानी कि पशुपालक अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकास करते हैं। अर्थव्यवस्था के जो माध्यम से विकास करते हैं, पर इकोनॉमी कैसी होती है? पेस्टोरल इकोनॉमी, जो आपके पशुपालक होते हैं ना, पशुओं पर बेस्ड होती है। सो नोमैटिक स्टेट्स डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशली हॉर्सेस, कैमल, शीप एंड गॉट। तो स्पेशली वो इन सबको पाला करते थे और इन्हीं के बेस पे पूरा का पूरा जो इनका इकोनॉमी होता था वो क्या रहता था? डिपेंड रहता था। जो लाइफ स्टॉक है वो ही इनका एक मेन वेल्थ बनता है, मोबिलिटी के लिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए निकलकर सामने आता है। ओके, सो क्या कि घुमंतू राज्यों का विकास मुख्यतः पशुपालन, विशेषकर घोड़े, ऊंट, भेड़ और बकरियों पर आधारित था। पशुधन ही संपत्ति, गतिशीलता और सैन्य शक्ति का आधार बन जाता है। फिर एक दिन ऐसा होता है। फिर कुछ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्फेडरेसीज वो बनाते हैं। तो नोमैटिक ग्रुप्स जो थे दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लैंस। इनकी क्या थी गाइस? क्लैन हुआ करती थी, इनकी ट्राइब हुआ करती थी, ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे। सो ओवर टाइम काफी सारे जो ट्राइब्स हैं गाइस वो यूनाइट कर जाएंगी। जब वो एकजुट हो जाती हैं तो उनका बड़ा संघ बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ऑर्डर और कलेक्टिव डिफेंस मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। तो दो चीजें हम लोग समझ चुके हैं। पहला कि उनकी जो इकोनॉमी है वो एक पेस्टोरल इकोनॉमी थी जो एनिमल हस्बेंड्री पे बेस्ड थी और लाइफ स्टॉक ही मेन उनके लिए जो बेसिस ऑफ वेल्थ था। फिर नोमैटिक जो ग्रुप्स है वो धीरे धीरे जब उनको यूनाइट हो जाते हैं मिलकर, फिर उन्होंने संघों का निर्माण किया। फिर उन्होंने कैवेलरी एंड फास्ट मूवमेंट वॉरफेयर को भी क्या करा? एकजुट कर लिया, जोड़ लिया। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी उनके पास आ जाती है। तो घुमंतू राज्य युद्ध के लिए घुड़सवार सेना और तीव्र गति पर निर्भर रहते थे। उनकी सैन्य सफलता घुड़सवारी कौशल और भौगोलिक ज्ञान पर आधारित होती थी। ठीक है, सो देयर मिलिट्री सक्सेस ऑफन केम फ्रॉम सुपीरियर हॉर्स राइडिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ टेरेन। तो इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उनको टेरेन का ज्ञान था। टेरेन का मतलब ये होता है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ का रास्ता कैसा है, इन सब चीजों का ज्ञान भी था और उनके पास घोड़े भी थे। तो इसी वजह से उनके पास काफी सारा मिलिट्री स्ट्रेंथ और मोबिलिटी हमें देखने के लिए मिलता है। ट्रेड रूट्स पर उनका कंट्रोल था। काफी सारे जो नोमैटिक स्टेट्स है गाइस उन्होंने पावर को गेन किया। कैसे गेन किया? जब उन्होंने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया, टैक्स कलेक्ट किया और उन्होंने एक तरीके से जो मर्चेंट्स हुआ करते थे ना उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। तो प्रोटेक्शन के बदले में भी उनको पैसा मिलता था। तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नोमैटिक ग्रुप्स थे उस टाइम पे उन्होंने सिल्क रोड के काफी सारे जो पार्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल किया हुआ था। तो सिल्क रोड से जो भी ट्रैवलर्स जाते थे, मर्चेंट्स जाते थे, उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। देन वो स्थायी समाजों के साथ अब देखेंगे कि उनके जो संपर्क हैं वो कैसे थे। ठीक है, तो नोमैडिक स्टेट्स का जो हम बात करते हैं कि उनके रिलेशनशिप की, वो कैसा था गाइस? दोनों चीजों पे बेस था। मतलब कि कॉपरेशन भी हमें देखने के लिए मिलता है और समटाइम्स हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने के लिए मिलता है। कॉपरेशन का मतलब होता है कि हाँ, चीजों का आदान प्रदान ये सब भी करते थे, बट कभी कभी संघर्ष होता था। आदान प्रदान में वो एनिमल के प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रेन्स, ये सब जो है गुड्स, ये सब आते थे। समटाइम्स दे इन्वेडेड सेटल्ड रीजन्स एंड एस्टेब्लिश्ड एम्पायर्स। और कभी कभी वो क्या करते थे कि स्थायी क्षेत्रों पर आक्रमण कर साम्राज्य भी स्थापित कर लिया करते थे। फिर हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी वो क्या हो गए थे? अडेप्ट हो चुके थे। कठिन से कठिन परिस्थिति, कठोर पर्यावरण, उसके अनुसार नोमैडिक कम्युनिटीज को जीना आता था। उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो फ्लेक्सिबल थी। ठीक है, घुमंतू समुदायों ने मरुस्थलों और घास भूमियों के अनुरूप लचीली जीवन शैली विकसित की। मौसमी प्रवासन और उनके अस्तित्व की महत्वपूर्ण रणनीति बन गया। तो सीजनल माइग्रेशन भी वो लोग किया करते थे। ये हमने टोटल कितने कर लिए दोस्तों? 6 हो गए हमारे। 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं। नोमैडिक कम्युनिटीज के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, पैटर्न से जुड़ा हुआ है। काफी आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नोमैडिक स्टेट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मंगोल साम्राज्य आ जाता है। हम सभी मंगोल साम्राज्य से वाकिफ हैं। सो द मंगोल एम्पायर इमर्ज फ्रॉम द ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वहां से आते हैं वो, जहाँ पे जो चंगेज खान थे वो उनके सबसे बड़े लार्जेस्ट एम्पायर उन्होंने डेवलप किया, उनके वो लीडर थे। फिर आपका आता है बेडोइन जनजातियां। जो बेडोइंस हैं वो अरेबियन डेजर्ट के थे जो कैमल बेस्ड पेस्टोरलिज्म पे सरवाइव किया करते थे।
और इफेक्टिवली हम क्या देखते हैं कि इन्होंने जो डेजर्ट कंडीशंस है ना उनके अनुसार स्वयं को ढाल रखा था। देन वी हैव सेंट्रल एशियन नोमैड्स। तो टर्की जो तुर्क और हूण थे, तुर्क और हूण जैसी जो जनजातियां थी, उन्होंने भी अपने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे और यूरोपियन और एशियन हिस्ट्री को उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया। फिर आप एक निष्कर्ष दे देना कि ये जो डेवलपमेंट होता है नोमैडिक स्टेट्स का, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स वगैरह पे, ये सारा कुछ चीजों पे बेस्ड है, जैसे कि पैस्टोरलिज्म यानी कि आपके पशुपालन, मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, मिलिट्री पावर एंड ट्रेड, सैन्य शक्ति और व्यापार, इन सब पे मतलब ये बेस्ड है। Although they lacked permanent settlements, many nomadic states became politically and militarily powerful. परमानेंटली तो वो नहीं रहा करते थे, लेकिन वैसे वो काफी ज्यादा पावरफुल हमें देखने के लिए मिलते हैं। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां पे आपको उन तरीकों को इवेलुएट करना है जहां पे जो मटेरियल कल्चर है ना, भौतिक संस्कृति हमें और एनवायरमेंट का इतिहास लिखने में किस प्रकार से हेल्प करती है। ओके, सो मटेरियल कल्चर क्या होता है? मटेरियल कल्चर रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, उससे मतलब होता है ये। ठीक है, जो भी आपको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो ह्यूमन सोसाइटीज ने पुराने टाइम में बनाए थे। ठीक है, भौतिक संस्कृति से तात्पर्य उन भौतिक वस्तुओं, औजारों, भवनों, मिट्टी के बर्तनों, कलाकृतियों, तकनीकों और अवशेषों से है जिन्हें मानव समाज ने बनाया और उपयोग किया। अब ये एनवायरमेंटल स्टडी को कैसे हेल्प करते हैं? सो एनवायरमेंटल जो हिस्ट्री है वो क्या स्टडी करती है गाइस? वो स्टडी करती है ह्यूमन और नेचर के बीच का जो इंटरेक्शन है। तो मटेरियल कल्चर हेल्प करता है हिस्टोरियंस की ये समझने भी किस तरीके से लोगों ने उस समय जो पर्यावरण था उसके अंदर परिवर्तन किए हुए थे और अपने जो उनका पर्यावरण है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। ये बन जाएगा आपका फाइनल। ठीक है, तो मटेरियल कल्चर तो आप लोग समझ चुके हो क्या क्या सारी भौतिक वस्तुएं इसमें आ जाती हैं। फिर जो एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस हैं वो गाइस यूज करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड मटेरियल रिमेन्स का, बिकॉज रिटन रिकॉर्ड्स आर लिमिटेड। अब जो भी हमें लिखा हुआ मिलता है वो तो काफी ज्यादा लिमिटेड है, पर जो हमें मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमें मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं वो काफी भारी मात्रा में हमें मिल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मुख्य स्रोत की तरह हमारे काम आते हैं। लाइक डायरेक्ट एविडेंस की तरह वो काम करते हैं। तो मटेरियल कल्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द फॉरेस्ट, रिवर, लैंड, एनिमल एंड क्लाइमेट। सिंपल है ये वाला। तो अब कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री को लिखने में इन्होंने हेल्प किया? तो सबसे पहली चीज कि अगर हमें ये जानना है कि ह्यूमंस ने किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को अडेप्ट किया था, पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन को समझना, टूल, हाउसिंग स्टाइल, सेटलमेंट, ये सब दिखाते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो अलग अलग इकोलॉजिकल कंडीशंस में अडेप्ट कर जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो मिट्टी के घर हुआ करते थे ड्राई रीजन्स में, बैम्बू के हमें फ्लड प्रोन एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज हमें ये दिखाती है कि लोग जो भी थे वो एनवायरमेंट के प्रति अडेप्टेड थे। हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो टूल्स मिलते हैं, इरिगेशन सिस्टम, ये सब मिलता है। तो ये क्या रिवील करता है? ये रिवील करता है कि कैसे जो लोग हैं वो अपने लैंड, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज किया करते थे। और हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये पता चलता है कि वो अपने रिसोर्स को किस तरीके से समझते थे, यूज करते थे। तो आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ वूल, मेटल, स्टोन एंड क्ले इंडिकेट द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लकड़ी, धातु, पत्थर और मिट्टी से बनी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संकेत देती हैं, जो कि हिस्टोरियंस की हेल्प करता है पैटर्न्स को समझने में। उसके अलावा हमें क्लाइमेट और इकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एनिमल्स के बोन हो गए, सीड्स, ये सब एक एविडेंस है वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कैन इंडिकेट वेदर अ रीजन वाज फॉरेस्टेड और ड्राई इन द पास्ट, कि वो रीजन पास्ट में कैसा था, उसके पास्ट को जानने में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ट्रेड और एनवायरमेंटल एक्सचेंज को समझने में, तो जो ट्रेड गुड्स होते हैं, किन किन चीजों का व्यापार होता था, मान लो स्पाइसेस, मसाले, ये सब इंडिकेट करते हैं कि
हमारे जो इकोलॉजिकल कनेक्शंस हैं ट्रेड के थ्रू भी जुड़े हुए थे। और मटेरियल रिमेन्स ऑफ सिटीज, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें हमें अर्बन प्लानिंग के बारे में बताती हैं। जैसे कि अगर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वहाँ के जो सेटलमेंट के बारे में पता चलता है, तो उधर के मटेरियल रिमेन्स के द्वारा ही पता चलता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि मटेरियल रिमेन्स हमें डायरेक्ट और साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं पास्ट के बारे में, तो ये हेल्पफुल हो जाते हैं वहां पे जब रिटर्न रिकॉर्ड्स आपके एब्सेंट है। बट कभी कभी जो मटेरियल रिमेन्स है वो हमें इनकम्प्लीट मिलते हैं, डैमेज हो जाते हैं समय के साथ, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। इतिहासकारों को अक्सर पुरातात्विक व्याख्या पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कभी कभी अलग अलग तरीके से किसी के लिए किसी मटेरियल रिमेन का मीनिंग कुछ और हो सकता है, दूसरे इतिहासकार के लिए दूसरा हो सकता है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ओके, तो भौतिक साक्ष्य समय के साथ क्योंकि नष्ट या अपूर्ण हो सकते हैं, इतिहासकारों को अक्सर पुरातात्विक व्याख्या पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कभी कभी भिन्न हो सकती है। तो सिंपल है, पॉइंट्स सिर्फ आपको क्या करना है कि एक छोटा सा आप एक पेज ले लो और उस पर क्वेश्चंस लिख लो सारे, और सारे क्वेश्चंस के सिर्फ जो मेन मेन छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो आप उनको लिख सकते हो, और फाइनली फिर आप वहां से उसे रिवाइज कर लोगे। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम लिखते हैं तो हमें चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो मटेरियल कल्चर का ओवरऑल रोल आप लोग समझ चुके हैं कि इतिहास लेखन में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ह्यूमंस ने नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट किया, ये समझने में हमारी हेल्प की है। ठीक है, ये साइलेंटली स्पीक बोलते हैं बट रिवील करते हैं डीप रिलेशनशिप। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, बट फिर भी ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, जहां पे आपको बताना है कि बृहन मुंबई में शहरी सुविधाओं के विकास पर कौन कौन से जो नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट है आए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। अर्बन अमेनिटीज आप सभी जानते हो, जो भी अर्बन फैसिलिटीज और सर्विसेज होती हैं, हाउसिंग सर्विस, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज, ये सारी जो सर्विस जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, इन्हें हम अर्बन अमेनिटीज बोलते हैं। देन नेचुरल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर जो अर्बन डेवलपमेंट में बाधा की तरह काम करते हैं। ठीक है, शहरी सुविधाएं उन सेवाओं और व्यवस्थाओं को दर्शाती हैं, जैसे आवास, जल आपूर्ति, परिवहन, बिजली, ये सब जो शहरी जीवन के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक बाधाओं से तात्पर्य उन भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकों से है जो शहरी विकास को सीमित या चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तो दोनों के बारे में पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो भी टर्म्स है ना, हम पहले उन्हें डिस्क्राइब करें, फिर आप उनके बारे में कुछ बैकग्राउंड भी बता सकते हैं। जैसे कि मुंबई, जिसको बृहन मुंबई कहा जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, इंडिया का एक आर्थिक केंद्र के रूप में था वो। और पूरी जो ये इसकी लोकेशन थी, वहाँ पे जो हमें काफ़ी सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं, कई चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट ऑन अर्बन अमेनिटीज, कौन कौन से नेचुरल प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला कि ओरिजिनली जो मुंबई है वो 7 आइलैंड से मिलके कंसिस्ट हो रखा है, मेकिंग लैंड अवेलेबिलिटी लिमिटेड। इससे आवास, सड़क और आधारभूत संरचना के विस्तार में कठिनाई हुई। लार्ज स्केल पे आप वहां पे काम नहीं कर सकते। लैंड भी लिमिटेड है क्योंकि सी है उसमें 3 साइड से, तो शॉर्टेज होती है यूजेबल लैंड की। पॉपुलेशन वहाँ पे काफी ज्यादा है और मॉनसूनी वर्षा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो मुंबई में मॉनसून के दौरान बहुत बारिश होती है, फ्लडिंग, वाटर लॉगिंग, ये सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे खराब रहा और अर्बन फ्लडिंग देखने के लिए मिली। और क्योंकि वो एक कोस्टल सिटी है तो कोस्टल इरोजन, सी लेवल राइज का वहाँ पे खतरा रहता है। और मार्शी और लो लाइंग एरियाज है, तो सेवरल पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें मार्श लैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये रीजन्स काफी ज्यादा वल्नरेबल है फ्लडिंग के लिए। एनवायरमेंटल वहाँ का खराब हो रखा है क्योंकि जो भी हमारे मैंग्रोव्स हैं, वेटलैंड्स हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। ओके, और जो सिटी है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है संवेदनशील हो गई है, कि उस पर बहुत खतरा है। वाटर रिसोर्स का भी चैलेंज है, हैवी रेनफॉल के बावजूद भी वो डिस्टेंट जो रिजर्वायर्स होते हैं, दूरस्थ जलाशयों पर निर्भर रहते हैं पानी के लिए। और जनसंख्या बढ़ रही है तो जल वितरण प्रणाली पर भी दबाव पड़ता है। इसका अर्बन अमेनिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देखो हाउसिंग प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि लैंड लिमिटेड है, तो हाउसिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस आएंगे, सैनिटेशन और ड्रेनेज के इश्यूज आएंगे। तो ये सारे मेजर इश्यूज वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। रहने की समस्या, परिवहन की, स्वच्छता और जल निकासी की समस्या। तो ओवरऑल
जो नेचुरल कांस्टेंट है सच एज आइलैंड ज्योग्राफी, लिमिटेड लैंड, मॉनसून फ्लडिंग, ये सारे जो है मिलकर पूरा जो मुंबई का रीजन है वहाँ पे अर्बन एमिनिटीज को अफेक्ट करते हैं। इतने चैलेंजेस के बाद भी मुंबई की अगर हम ग्रोथ देखें तो वो एक अच्छी कहानी है कि नेचर की इतनी लिमिट्स के बाद भी वो काफी विकसित शहर है और वहाँ पे नियोजन, भूमि पुनरुद्धार और आधारभूत संरचना विचार के विस्तार के माध्यम से निरंतर वो दिन पे दिन विकसित भी होती जा रही है। सो गाइज, लाइव क्लासेस के लिए स्कॉलरली माइंड्स लाइव को सब्सक्राइब कर लो। आपके एग्जाम से एक दिन पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊं, जिस क्लास के अंदर मैं कम से कम आपके 10 से 12 जो और क्वेश्चंस बच चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स पॉइंट वाइज आसान भाषा में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स गिवन है, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक ही क्यों ना हो, आपको उन सब चीज़ों को ज्वाइन कर लेना है एटलीस्ट जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, जब तक के लिए आप उन सारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो।